हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे जैक बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन बैंक जो है कम आंसर बुक यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता ही था कि यहाँ पे बहुत ही जल्द जो है क्वेश्चन बैंक आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सारा चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, 2023 यहाँ पे ईयर भी मेंशन किया गया है। तो जैसा कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का जो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक आपका तैयार हुआ है, उसी का यहाँ पे कंप्लीट जो है देखने वाले हैं। क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे आपके दिए गए हैं और ये आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस चीज़ों को आप लोग जो है अच्छे तरीके से रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सारा चीज़ लिख दिया गया है। ये चीज़ आपका जो है, जैसा कि आपको पता है, JCERT के द्वारा यहाँ पे ये चीज़ पब्लिश किया गया है। ये सारा चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ सारा चीज़, और इस चीज़ को आप चाहें तो पढ़ सकते हो। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे प्रथम, यहाँ पे फर्स्ट एडिशन ही है आपका, प्रथम संस्करण, जो कि अगस्त माह, यही अगस्त में यहाँ पे आपका जो है ये चीज़ यहाँ पे इसको जो है एडिशन इसका जो फर्स्ट यहाँ पे पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इस चीज़ को आप लोग अच्छे तरीके से सारा चीज़ देख लीजिए। जो भी आप लोगों को अगर पढ़ना है तो अच्छे तरीके से सभी का नाम यहाँ पे लिखा गया। अब हम लोग आगे जो है सिलेबस जहाँ पे है वहीं पे हम लोग जो है सारा चीज़ डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि क्लास 12th केमिस्ट्री की बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो आपका जो है 16 चैप्टर, मतलब 16 चैप्टर आपके यहाँ पे केमिस्ट्री में रहते हैं, आपको जैसा कि पता है। तो यहाँ पे हम लोग विषय सूची, मतलब सिलेबस की बात करेंगे। तो इधर आपका एक तरफ देख सकते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पे आपका चैप्टर का नाम और यहाँ पे पेज नंबर भी इस बुक में मेंशन किया गया है। तो ये बुक आपको बेसिकली स्कूल में भी प्रोवाइड किया जा सकता है। ये चीज़ हो सकता है आपको प्रोवाइड किया जाए, तो इन चीज़ों को देख सकते हैं। आगे जैसा भी होगा आप लोगों को बताया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा यहाँ पे सिलेबस, जो कि देख सकते हैं। तो सारा चीज़ दिया गया है। सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1, सॉल्यूशन आपका चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 4 आपका केमिकल काइनेटिक और चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री। और भी आगे अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आपका जो है चैप्टर नंबर 6 जो कि है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि हम लोग उसको मेटलर्जी भी कहते हैं। चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट, चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। हालांकि ये चीज़ यहाँ पे बहुत सारा जो है सिलेबस में कटौती भी हुआ है। ठीक है, तो जो भी आपके यहाँ पे सिलेबस में है उस हिसाब से आपका यहाँ पे आपको तैयारी करना है। तो यहाँ पे मैं सारा यहाँ पे जो भी डिस्कस किया गया है वो सारा चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर ही देता हूँ। चैप्टर 9 आपका जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर 10 में आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, फिर आपका एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, सारा आपका दिया गया है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी चैप्टर को यहाँ पे जो भी पहले सिलेबस में था उस हिसाब से। फिर यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर 12 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर 13 नंबर में यहाँ पे आपका एमीन्स है। और भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा करा दिया गया है। मैंने इस चीज़ को जब चेक किया तो बहुत ही अच्छा लगा। बेसिकली इन्हीं सारे जो है क्वेश्चन से आपके एग्जामिनेशन में आ ही जाते हैं। चैप्टर 12 यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स, 15 यहाँ पे चैप्टर नंबर 15 जो है पॉलीमर, और यहाँ पे 16 आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और एक चीज़ और भी यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन और आंसर दोनों यहाँ पे आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं। तो जो भी इंग्लिश से हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, यहाँ पे मैं करा ही देता हूँ। और हिंदी वाले भी जो हैं तो आपके लिए भी यहाँ पे उन्होंने जो है आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों में बहुत दे दिया है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्व पेपर ऑफ जैक एनुअल एग्जामिनेशन, जो इंटरमीडिएट 2023 का हुआ था एग्जामिनेशन, उसका भी यहाँ पे इन्होंने सॉल्व पेपर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 की जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं वो सारा का सारा यहाँ पे हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे। और आने वाले आगे वीडियोस में जो भी यहाँ पे वीडियोस आएंगे सभी चैप्टर्स के आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे चलिए देखते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस आपके दिए जाएंगे तो सबसे पहले तो आप वीडियोस को देखिए, वहाँ से क्वेश्चन को देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने जो भी इंपॉर्टेंट किया और बहुत सारे क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं। क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या है कि क्वेश्चन का वहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से इस चीज़ को देखें। और कहने का मतलब यही है कि जो भी आपने खुद से पढ़ा है, जहाँ भी आपने जिस हिसाब से पढ़ा है, तो क्वेश्चन को देखिए और आंसर को खुद से करने का कोशिश कीजिए, है ना। इससे क्या रहेगा कि जो भी आपने पढ़ा है वो चीज़ आपके पास ही रह जाएगा और अपने तरीके से आप आंसर को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को आप लोग देखिए ज़्यादा से ज़्यादा
और उसके प्रैक्टिस अपने खुद से नोट्स बनाइए और अच्छे तरीके से उसको कीजिए। बाकी आंसर तो यहाँ भी दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गलत आंसर दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, आपका जो चैप्टर नंबर 1 है सॉलिड स्टेट, तो इसका यहाँ पे हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए सारा आप लोगों को आज इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपका MCQ होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन और उसका 4 ऑप्शन वाला। तो वो चीज़ यहाँ पे सबसे पहले बात यहाँ पे इन्होंने किया है, बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे इसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके अब हम लोग जो है सारा यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा अच्छे तरीके से लूँगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इन चीज़ों को देख के समझ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने दिया है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। पहला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर। देख लीजिए हिंदी में भी यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। बेसिकली हिंदी की यहाँ पे हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आप जो भी हिंदी बैकग्राउंड से वो चीज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। घनीय निविड़ संकुलन का समन्वय संख्या क्या होगा, मतलब इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं ना। ऑप्शन भी आपके पास दिया गया है, तो इसका आप लोगों को यहाँ पे आंसर बताना है। तो पहले तो कोशिश कीजिए कि आपने जो पढ़ा है उसी से हिसाब से आप आंसर दीजिए, क्योंकि इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका यहाँ पे हम लोग आंसर को देखते हैं। आंसर तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन जो भी दिया गया उस हिसाब से यहाँ पे A नंबर हो जाएगा जो कि 12 होता है, ठीक है। जो आपका CCP आपने पढ़ा ही होगा कि CCP में जो होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, 12। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कहा गया है। इसमें क्वेश्चन में बोला था, देख सकते हैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि द नंबर ऑफ एटम्स इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ अ मोनो एटॉमिक सबस्टेंस। कितना बार क्वेश्चन आ चुका है, ये चीज़ आप लोग देखे भी होंगे, शायद आपके एग्जामिनेशन जो आपका 2022 में हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। टोटल नंबर जो आपका होता है BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में मोनो एटॉमिक सबस्टेंस के लिए, तो इसका आप लोगों को बताना है आंसर। ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4। तो जैसा कि आपको पता है BCC जो आपका यूनिट सेल होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम जो आपका होता है वो 2 होता है, तो आंसर आपका हो जाएगा B, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से लगा देते हैं, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे क्या पूछा है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने कहा क्वेश्चन बैंक का मतलब वही है कि आपके प्रीवियस में जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ यहाँ पे आपको पहले से ही प्रोवाइड किया गया, और भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जामिनेशन में आने लायक, तो उन सभी चीज़ों को भी यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें बोला गया है कि डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला। जो डेंसिटी होता है किसी भी क्रिस्टल का वो किस फॉर्मूला से दिखाया जाता है। तो आपने डेंसिटी को D से भी डिनोट करते हुए देखा होगा, रो से भी डिनोट करते हुए देखा होगा। तो इसका जो होता है मैंने ट्रिक भी बताया था, जमना याद रखना है, मतलब Z × M × AQ × NA, ठीक है। इसको उल्टा लिख लें जमना, ठीक है, जम और नीचे में ना, तो उससे हम लोग याद रख सकते। तो Z × M / AQ × NA आपको कहाँ दिया गया है, ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों को ढूंढना है। तो इसका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यहीं पे आपका दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा था आंसर भी यहाँ पे देख ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। आंसर भी यहाँ पे आपका दिया गया है। एक चीज़ आप लोग अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए C यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो आंसर को तो हम लोग साइड में रखते हैं, अपने से पहले कोशिश करना है, बाद में आंसर देखना है, ठीक है। और इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो हमारे जो चैनल के नाम से ही है टेलीग्राम चैनल, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है इन्होंने, द नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सबस्टेंस। यहाँ वही चीज़ आ गया, अभी हम लोगों ने BCC का देखा था, यहाँ पे अब इन्होंने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सबस्टेंस का है वो चीज़ इन्होंने पूछा है। तो 1, 2, 3, 4, तो इसका आप लोगों को बताना है राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, सिंपल वहाँ पे एटम जो होते हैं आपके कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए इस तरीके से आपका क्यूब है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से एटम्स प्रेजेंट होते हैं, सभी कोने में वहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसका 1/8 एक कोना करता है, टोटल 8 करता है, तो इसलिए यहाँ पे इसका 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप पहले आप खुद से कर रहे होंगे तभी यहाँ पे सॉल्यूशन को देख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसमें बोला गया है कि एन एटम एट द बॉडी सेंटर ऑफ अ यूनिट सेल कंट्रीब्यूट द यूनिट सेल
ठीक है। कहता है एक एटम जो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होता है यूनिट सेल में, वो कितना यूनिट सेल में एटम कंट्रीब्यूट करता है। ऑप्शन आपका दिया गया 1/4, 1/2, 1/8। तो जैसा कि आपको पता है कि जो आपका क्यूब के जो यहाँ पे बेसिकली बॉडी में आपका प्रेजेंट होता है वो कितना करता है, 1 करता है। ठीक है, कितना करता है, 1 करता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि 1 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूछा गया 6 नंबर। इसमें बोला गया है, देख सकते हैं यहाँ पे कि द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो कि HCP से भी हम लोग उसको नाम जानते हैं। तो वही बोला कि परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस जो ऑक्यूपाइड होता है स्फीयर के द्वारा HCP में। तो HCP को बेसिकली आपको पता ही होगा कि FCC भी कहा जाता है कभी कभी। ठीक है, ये चीज़ तो आपने पढ़ा है। तो उसमें वहाँ पे अवेलेबल स्पेस आपका कितना होता है, ठीक है, वेरी गुड, यहाँ पे हो जाता है आपका 74%। इसलिए आपका जो ऑप्शन सी नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर भी आप चाहें तो देख सकते हैं, मिला सकते हैं। 6 का देखिए सी ही दिया गया होगा, देखिए है सी। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लोगों को करना था। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है कि क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टल ऑफ, किस क्रिस्टल में जो होता है क्लोज पैकिंग ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बताया गया है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर ऑल हैव सेम वैल्यू। तो आपने पैकिंग इफिशिएंसी पढ़ा होगा टॉपिक, तो उसमें आपने देखा होगा कि आपका जो FCC होता है वो ज़्यादा बनाता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ भी लिखा गया था। कोई बनाता है 74%, फिर आपका 52.4% बनाता है, फिर आपका 28 या फिर 26 बोल सकते हैं। तो ज़्यादा आपका 74% होता है, जो कि मैंने अभी डिस्कस भी किया कि उसको FCC भी कहा जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 7 का ये हो जाएगा। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 7th नंबर हो गया। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 8 नंबर कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो जो हिंदी वाले लोग हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी में भी उसका जो है यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, हिंदी में भी आपका क्वेश्चन दिया गया। इसमें पूछा गया है द पॉइंट डिफेक्ट विच लोअर्स द डेंसिटी, कौन सा पॉइंट डिफेक्ट होता है जो लोअर कर देता है डेंसिटी को। तो वहाँ पे जो भी उसका पॉजिटिव और नेगेटिव जब गायब हो जाता है तभी तो वहाँ पे उसका जो है डेंसिटी कम होता है। तो वैसा किस चीज़ में होता है, आपका ऑप्शन दिया गया है मेटल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, नन ऑफ दीज। तो आपने ऐसा किस में पढ़ा था, आपने ऐसा पढ़ा था शॉर्टकी डिफेक्ट में। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छे तरीके से लगा देता हूँ, तो इसका आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 का बी। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसको हिंदी में तो हाँ यहाँ पे दिया गया है, बेसिकली देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन NaCl स्ट्रक्चर इज, NaCl स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसमें आपको क्लोरीन का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। ऑप्शन आपका दिया गया 2, 6, 3, 4। तो इसमें आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 6 हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी किसी तरीके का डाउट लगे तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट टाइप ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर शोन इन ZNS। जो ZNS आपका होता है वो किस टाइप का स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दिखाता है। ऑप्शन आपका दिया गया है फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, बोथ A एंड B और नन ऑफ दीज। तो ये सभी क्वेश्चन आपने पहले से कर रखा होगा, तो इसका जल्दी से आप लोग राइट आंसर बता दीजिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो सबसे पहले आप लोग 10 में से 10 किनका किनका आया आप लोग कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका जो है आंसर भी आपका दे दिया गया था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले तो खुद से ट्राई करना है, आंसर तो हम लोग बाद में देख ही सकते हैं ना। तो इस तरीके से आपका हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो कि आपका हो जाएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका कुछ वर्ड्स में लिखने होते हैं, उसके तरफ यहाँ पे अब हम लोग बढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है, यहाँ पे देख सकते हैं, आंसर भी मैं साथ के साथ दिखाई देता हूँ, क्योंकि हम लोगों को तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन से, देखिए क्वेश्चन और आंसर मैं दिखा दे रहा हूँ, लेकिन इसको खुद से करने का कोशिश करना है, या फिर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही दिखाता हूँ। चलिए, इसका यहाँ पे दिख गया तो कोई दिक्कत नहीं है। कहता है विच डिफेक्ट लोअर द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड। तो इसका तो आंसर आपने देख ही लिया, शॉर्टकी डिफेक्ट होता है जो कि लोअर करता है डेंसिटी क्रिस्टल का, जो कि हमने अभी ऊपर जस्ट देखा भी था। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हिंदी वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से शॉर्टकी दोष कुछ इस टाइप से आपको करना है।
ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन को ही मैं सबसे पहले दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि नेम ऑफ एन एलिमेंट विथ विच सिलिकॉन में बी डोप्ड टू गिव अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक एलिमेंट का नाम लिखना है जो कि सिलिकॉन के साथ डोप्ड होता है और देता है क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर देता है। हिंदी में भी यहाँ पे जो भी लिखा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बोरोन और एल्युमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बोरोन और एल्युमिनियम इसका हो गया। अब अगला क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, तो इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे शॉर्ट में है तो इसको तो आप इसी एज इट इज़ यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी लॉन्ग वाले आएंगे या फिर जो क्वेश्चन आपको लगे कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर खुद से कर सकता हूँ तो उसको आप लोगों को खुद से ही करना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लेना है, सभी का आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कहता है विच, यहाँ पे देख सकते हैं विच पॉइंट डिफेक्ट इन क्रिस्टल डज नॉट अल्टर द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। कौन सा यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट होता है जो डेंसिटी में चेंज नहीं लाता है, किसी भी तरह का चेंज वहाँ पे सॉलिड में नहीं लाता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है, चेंज जो लाता है उसको हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं और जो चेंज नहीं लाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। ये चीज़ आपको पता ही होगा, ठीक है। जो हिंदी वाले यहाँ पे क्वेश्चन इसको देख लीजिए, अच्छे तरीके से आप लोग समझ सकते हैं इसी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या बोला गया है कि विच पॉइंट डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अब कौन सा जो पॉइंट डिफेक्ट है वो इंक्रीज कर देता है। एक तो हम लोगों ने देखा कि डिक्रीज करता है। देखिए यही सब 2-3 जो है बार बार रिपीट करते हैं एग्जामिनेशन में। पहला तो हम लोगों ने देखा कि कौन सा जो है डेंसिटी को डिक्रीज करता है, तो वो तो आपका हो गया शॉर्टकी डिफेक्ट। कौन ऐसा होता है जो डेंसिटी में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं लाता है, किसी तरीके का चेंज नहीं लाता है, तो आपका होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। वहीं पे हम लोगों ने देखा जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि कौन सा होता है डिफेक्ट क्रिस्टल में जो इंक्रीज कर देता है डेंसिटी को। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो होते हैं वो डेंसिटी क्या करते हैं, क्रिस्टल में इंक्रीज कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको भी पूछा गया है कि नेम ऑफ अ सॉलिड इन विच बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट्स अकर। कौन सा सॉलिड जो होता है जिसमें फ्रैंकल भी डिफेक्ट देखने को मिलता है और शॉर्टकी डिफेक्ट। तो ऐसा तो एक ही एग्जाम्पल हम लोगों ने एनसीईआरटी में भी पढ़ा था, वो क्या था एग्जाम्पल आपका, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, AgBr। ये चीज़ तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, ठीक है। हिंदी वाले भी देखते रहेंगे, यहाँ पे सारा आंसर भी आपको जो है किया गया है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एन यूनिट सेल ऑफ अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। जो आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर है बेसिकली, उसमें से आपको बताना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होता है वो कितना होता है। ये चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है। घनीय निविड संकुलन में चतुष्फलीय रिक्ति की संख्या बताएं, इस तरीके से हिंदी में यहाँ पे दिया गया। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आंसर भी इन्होंने यहाँ पे लगा ही दिया है, तो इसको हम लोग देख ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वैसा पार्टिकल जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है उसका आपको जो है कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड होता है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड व्हेन सिलिकॉन, इसका यहाँ पे दिया गया आपका सिंबल भी, इज डोप्ड विथ आर्सेनिक, ठीक है। तो सिलिकॉन या और को जो है डोप्ड किया जाता है आर्सेनिक के साथ, तो किस टाइप का जो है सेमीकंडक्टर यहाँ पे मिलता है, ये चीज़ इन्होंने पूछा है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा N टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब N प्रकार अर्धचालकता, कुछ इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बेसिकली हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर देख लिया 18। चलिए 18 के बाद यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 19 आपका जो है
वो कुछ इस तरीके से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, जिसमें आपको कुछ शब्दों में यहाँ पे आंसर देना था, जिसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो क्वेश्चन बैंक है अभी तो जैसा कि आपका टर्म 1 टर्म 2 के रूप में चल रहा है। बाकी अब एग्जामिनेशन के पैटर्न में कुछ तो चेंजेज यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ दिया गया वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 से रहेगा। इसमें बोला है कि वाई आर सॉलिड्स रिजिड, ठीक है। सॉलिड्स रिजिड क्यों होते हैं, मतलब ठोस दृढ़ क्यों होते हैं, मतलब हार्ड क्यों होते हैं, कठोर क्यों होते हैं, इस तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे लगाया गया है, इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, हिंदी वाले भी यहाँ पे साथ के साथ देख लेंगे। कहता है इन सॉलिड देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक, इंटर मोलिकुलर और इंटर आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो कि आपका क्या क्या हो सकता है, एटम्स हो सकता है, मोलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव बट कैन ओनली ऑक्सीलेट अबाउट देयर मीन पोजिशन, कहीं मूव नहीं कर सकता है, बस अपने स्थान पे ही क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि उसका जो इंटर एटॉमिक सारा चीज़ लिख दिया गया, इंटर मोलिकुलर हो गया, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक जो होता है उसका होता है, इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो जिसके कारण क्या करता है, कहीं भी ये जो है मूव नहीं करता है बल्कि ऑक्सीलेट करता है अपने मीन पोजीशन पे। ये सारा चीज़ आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम को नहीं देखते हैं, बस अच्छे तरीके से जो भी लिखा है उसको हम लोग समझ लेते हैं। देयरफॉर सॉलिड्स आर रिजिड, जिसके कारण ही सॉलिड आपका रिजिड होता है, ठीक है। जिसके कारण ही यहाँ पे सॉलिड आपका रिजिड होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं तो किस टाइप का जो है डिफेक्ट देखने को मिलता है। विच फिजिकल प्रॉपर्टी इज अफेक्टेड बाय इट, और इसके द्वारा कौन सा इसका जो है फिजिकल प्रॉपर्टी अफेक्ट होता है, मतलब उसका कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी में परिवर्तन देखने को मिलता है, वो चीज़ यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे देख लीजिए आंसर भी इन्होंने कर दिया है कि ऑन हीटिंग अ सॉलिड, जब हम लोग सॉलिड को हीट करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट इज प्रोड्यूस, तो वहाँ पे हमारा कौन सा डिफेक्ट आता है, वैकेंसी डिफेक्ट। इसका आगे भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कहता है वही चीज़ बोला है, वैकेंसी डिफेक्ट जो होता है क्रिस्टल में आता है बिकॉज ऑन हीटिंग सम लेटिस साइड बिकम वैकेंट, क्योंकि जब हम लोग हीट करते हैं तो कुछ लेटिस जो साइड होता है सॉलिड का वो क्या होता है, वैकेंट हो जाता है, मतलब खाली हो जाता है। एज अ रिजल्ट द डेंसिटी डिक्रीज है, जिसके कारण क्या होता है, डेंसिटी, अभी डेंसिटी डिक्रीज हो रहा था, वो चीज़ हम लोगों ने देखा, तो क्यों हो रहा था उसका भी आंसर यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल गया, क्योंकि उसका जो साइड्स होता है वो वैकेंट हो जाता है, जिसके कारण उसका डेंसिटी कम हो जाता है। बिकॉज सम एटम और आयन लीव फ्रॉम द क्रिस्टल, क्योंकि कुछ एटम और आयन जो होते हैं वो क्रिस्टल से आपके बाहर निकल जाते हैं। ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुका है, इसमें बोला डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड बेसिकली लिखा गया है, तो इसको यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इंग्लिश वाला दिखा देता हूँ, उसके बाद हिंदी वाले लोग भी देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है क्रिस्टलाइन सॉलिड सबसे पहले, तो कहता है द सबस्टांस हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो कि एटम मोलिक्यूल आयन कुछ भी हो सकता है, आर अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ज्योमेट्रिक पैटर्न इन 3 डायमेंशनल स्पेस आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। क्या होता है कि वैसा सबस्टांस जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो अरेंज होते हैं एक डेफिनिट ज्योमेट्रिक पैटर्न में, एक ही आकार के, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल इसका आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, NaCl इसका एग्जाम्पल हो सकता है, KNO3 हो सकता है, ZnS हो सकता है, ये सारा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है। वहीं पे अमोर्फस सॉलिड की अगर बात की जाए तो अमोर्फस सॉलिड यहाँ पे देख सकते हैं द क्रिस्टलाइन पार्टिकल आर नॉट अरेंज्ड इन एनी रेगुलर अरेंजमेंट, आर बस इसी का उल्टा, क्रिस्टलाइन का जस्ट उल्टा। इसमें क्या होता है, उसका जो पार्टिकल होता है वो रेगुलर अरेंजमेंट में जो है अरेंज नहीं होता है, उसी को हम लोग अमोर्फस सॉलिड कहते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, रबर हो गया, क्वार्ज हो गया, इसका एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे सारा चीज़ इन्होंने लिख दिया है। एक बार सबको रीड कर लेना है और अपने से जो भी पढ़ा है आप लोगों ने उस तरीके से आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि राइट डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। ये क्वेश्चन बेसिकली ऊपर तो आप लोगों ने क्रिस्टलाइन और अमोर्फस समझा, लेकिन मेन जो यहाँ पे डिफरेंस वाला क्वेश्चन है यही जो एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है जैक बोर्ड में, ठीक है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं राइट डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड, यहाँ पे डिफरेंस आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पे डिफरेंस इन्होंने बता भी दिया है, और बहुत सारा भाई देख लो यहाँ पे कितना सारा 5-5 यहाँ पे बेसिकली 6 यहाँ पे जो डिफरेंस इन्होंने दे दिया। तो 6 में से आप इतना भी अगर याद रख लेते हो तो 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन देखने को अधिकतर मिलता है, तो आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो एक तरफ इन्होंने क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसा कि आप लोग भी लिखते हैं, एक तरफ अमोर्फस सॉलिड लिख दिया इन्होंने। सबसे पहले हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरफ यहाँ पे बात कर लेते हैं और फिर यहाँ पे अमोर्फस की बात करेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर बात किया जाए तो लिखा गया है हैव डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा ज्योमेट्रिकल शेप इसका क्या होता है, डेफिनिट होता है। मेल्ट एट अ शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, एक शार्प टेम्परेचर और कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर पर यह जो होता है मेल्ट होता है। हैव अ डेफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक जो होता है हीट ऑफ फ्यूजन, इसके पास डेफिनिट और कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन आपका देखने को मिलता है। वहीं पे बात किया जाए एनाइसोट्रॉपिक होता है नेचर में, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, ट्रू सॉलिड्स होते हैं, हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी इसका होता है। तो ये बात हो गया हम लोगों ने किया किसका, क्रिस्टलाइन का। वहीं दूसरे तरफ अगर हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं अमोर्फस की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि इरेगुलर शेप होता है, फिर इसका ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में जाके यह क्या होता है, धीरे धीरे से सॉफ्ट होने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डू नॉट हैव डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका जो है डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता, मतलब डू नॉट यहाँ पे लिखा गया। और जो आपका जो अमोर्फस सॉलिड होता है वो आइसोट्रोपिक होता है नेचर में, या सूडो सॉलिड्स होते हैं, सूडो मतलब झूठा का, ठीक है, झूठे सॉलिड होते हैं, फॉल्स सॉलिड। फिर यहाँ पे देख सकते हैं हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस भी इन्होंने यहाँ पे बता दिए, तो अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हो। चलिए हिंदी में भी यहाँ पे जो लोग हिंदी से हैं आप लोग देख लीजिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंस लिखा गया है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जो लोग नहीं पढ़े खुद से पढ़ रहे हैं तो वो लोग भी इन चीज़ों को देख के कर सकते हैं। और भी यहाँ पे डिफरेंस इसका दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इन सभी को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि डिफाइन कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड, इसी को कहा जाता है, कोवेलेंट सॉलिड भी कहा जाता है और नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है। तो वही बोला है कि डिफाइन कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, गिव एग्जाम्पल, इसके क्या विशेषताएं होती हैं, इसका कुछ उदाहरण भी आपको देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए हिंदी में भी दिया गया, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस को परिभाषित करें, इसके विशेषताएं क्या हैं और इसके उदाहरण भी दें, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो कोवेलेंट सॉलिड क्या होता है, तो कहता है कोवेलेंट सॉलिड आर द सॉलिड हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कनेक्टेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। कहता है कोवेलेंट सॉलिड वैसा सॉलिड होता है जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है उसमें एटम जो होता है सेम भी हो सकता है और डिफरेंट एलिमेंट्स का भी हो सकता है, और वो किस बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से, जो आपका इस तरीके से आप लोग देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच वाला बॉन्ड, इसी को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, इससे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक की बात किया जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने बात किया गया है कि वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, ये जो होते हैं वेरी हार्ड होते हैं और वेरी ब्रिटल होते हैं। दीज आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये क्या होता है, मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आगे बोल सकते हैं। एग्जाम्पल की यहाँ पे अगर बात किया जाए तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से आपका डायमंड हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बाइड हो गया, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। हिंदी वाले भी यहाँ पे देख लेंगे। सहसंयोजक ठोस वे ठोस हैं जिसमें अवयवी कण समान या भिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं जो आपस में सहसंयोग बंधन से जुड़े हुए होते हैं। विशेषताएं यहाँ पे दिया गया, कठोर और भंगुर होते हैं, आघातवर्धी एवं तन्य होते हैं, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है या कुचालक होते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया, हीरा हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बाइड, इसका एग्जाम्पल दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, बोला गया है कुछ इस तरीके से कि राइट फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट विथ एग्जाम्पल। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में आपको लिखना है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है फ्रैंकल डिफेक्ट में कि दिस डिफेक्ट इज शोन इन आयनिक सॉलिड। ये डिफेक्ट जो होता है आपके आयनिक सॉलिड में देखने को मिलता है।
द स्मॉलर आयन, जो छोटा आयन होता है यूजुअली कैटायन, छोटा आयन क्या होता है कैटायन, इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइड, जो कि क्या होता है अपने ओरिजिनल साइड से डिसलोकेट हो जाता है, मतलब दूसरे जगह पे चला जाता है अपने पहले वाले जगह से, टू एन इंटरस्टिशियल साइड, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइड में चला जाता है। इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि फ्रैंकल डिफेक्ट डेंसिटी में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं करता है। इसका एग्जाम्पल की बात यहाँ की जाए तो और भी आपके एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों को मिल गया, तो आप लोग इन चीज़ों को भी याद रखते हैं, ऑब्जेक्टिव में दिया जा सकता है। जैसा कि वहाँ पे ZNS दिया गया था, तो हो सकता है AgCl दे दिया जाए, AgPr दे दिया जाए, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल्स हो गया। वहीं पे अब हम लोग देखते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट की। तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, कहता है दिस डिफेक्ट इज शोन इन आयनिक सॉलिड, यह भी डिफेक्ट जो होता है आयनिक सॉलिड में ही देखने को मिलता है। इट इज़ आल्सो अ वैकेंसी डिफेक्ट, इसको वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं क्योंकि वहाँ से वो खाली हो जाता है। वेयर द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एंड एनायन आर इक्वल, जहाँ पे क्या होता है कि जो मिस हो जाता है कैटायन और एनायन, उस दोनों जो है इक्वल मात्रा में वहाँ पे मिसिंग होता है। देयरफॉर मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी, ठीक है, देयरफॉर मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्योंकि प्लस माइनस दोनों वहाँ से भाग जाता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी होता है वो भी मेंटेन होता है। कहता है शॉर्टकी डिफेक्ट रिजल्ट डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस, डेंसिटी डिक्रीज कर देता है, ठीक है। एग्जाम्पल की यहाँ पे बात किया जाए तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से आपका दिया गया है, NaCl हो गया, KCl हो गया, CHCl हो गया, AgBr हो गया, तो ये सारा इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। हिंदी में यहाँ पे देख सकते हैं फ्रैंकल दोष उदाहरण दिया गया है, शॉर्टकी दोष, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका देख सकते हैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 25, और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। कहता है एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल, एज लेंथ मतलब ए आपका दिया गया है, ऑफ क्रोमियम CR से इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। क्रोमियम मेटल इज 287 पिकोमीटर, एज लेंथ ए बराबर आपका 287 पिकोमीटर दिया गया है। विथ BCC अरेंजमेंट, तो BCC के लिए यहाँ पे Z का भी जरूरत होगा, तो Z BCC के लिए हमारा बेसिकली कितना होता है, वेरी गुड 2 होता है। व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस, तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस R का वैल्यू पूछा गया है कि क्या होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जैसा कि जो भी चीज़ दिया गया है यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है गिवन A बराबर 287 पिकोमीटर, फिर बोला गया इन BCC लेटिस, सही से दिखाते हैं इसको, इन BCC लेटिस जो आपका रेडियस होता है वो आपका कितना होता है, √3 × A/4 होता है। अब यहाँ पे आपका जो है कुछ इस तरीके से R बराबर √3A/4 कुछ इस तरीके से हुआ। A का वैल्यू इन्होंने यहाँ पे दिया था 287, तो यहाँ से जब हम लोग निकालें रेडियस तो कितना आ गया 124.27 पिकोमीटर, क्योंकि आंसर यहाँ पे पिकोमीटर में वैसा चीज़ कुछ बोला नहीं था। यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि रेडियस का ये जो है कुछ इस तरीके से आपका फॉर्मूला हो जाता है, और यहाँ पे आपका एज लेंथ भी आपका दिया गया था, तो उस हिसाब से हम लोगों ने निकाल लिया। यूनिट भी हम लोग सेम रख दिया, ठीक है। यूनिट सेम कैसे रहा, मान लीजिए यहाँ पे √3 और यहाँ पे A का वैल्यू आपका इस तरीके से पिकोमीटर दिया है, तो और भी यहाँ तो कुछ चीज़ देखने को मिल रहा है, सारा कांस्टेंट देखने को मिल रहा है, तो जिसके कारण ही यहाँ पे इसका जो आंसर 124.27 पिकोमीटर आ गया, ठीक है। हिंदी वाले भी देख लेंगे, जो भी भुजा यहाँ पे दिया गया कुछ इस तरीके से वो चीज़ लिखा गया। BCC जो भी जालक में यहाँ पे भुजा जो A बराबर ये चीज़ होता है, बेसिकली यहाँ पे त्रिज्या होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या होना चाहिए, और बेसिकली यहाँ पे कुछ इस तरीके से R होना चाहिए, तभी तो वहाँ पे उस फॉर्मूले में आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से A बराबर देखिए R बराबर मिसप्रिंट यहाँ पे हो, इसीलिए बोले थोड़ा बहुत यहाँ पे मिसप्रिंट हो सकता है, तो उसको आप अपने तरीके से हिंदी वाले यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन, इसको अपने से खुद से ट्राई कीजिएगा, और इंग्लिश वाले आप लोग भी इन चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। इसमें भी आपको जो है एक न्यूमेरिकल दिया गया है, और ये न्यूमेरिकल बेसिकली आपका जो है पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, कभी कभी 5 मार्क्स में भी घुसा देते हैं लोग, ठीक है। कहता द यूनिट सेल ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम यूनिट का यूनिट सेल, द यूनिट सेल ऑफ एल्युमिनियम इज अ क्यूब, जो यूनिट सेल है एल्युमिनियम का एक क्यूब है, विथ एन एज लेंथ ऑफ 405 पिकोमीटर, मतलब A का वैल्यू यहाँ पे आपका दिया 405 पिकोमीटर। द डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम इज इतना, अब क्या किया है डेंसिटी यहाँ पे आप लोगों को दे दिया है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल, यहाँ पे स्ट्रक्चर यूनिट सेल का पूछा है कि क्या होगा। तो स्ट्रक्चर हमारा यूनिट सेल का कैसे पता चलेगा, जब हम लोग इसका Z का वैल्यू निकालेंगे उस हिसाब से हमको लगभग पता
चल जाएगा। तो यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे हिंदी से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, सारा का नोट्स आप लोगों को बनाना है, ठीक है, अच्छे तरीके से खुद से, और बस अच्छे तरीके से बनाओगे तो आप ही को फ़ायदा होने वाला है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एज लेंथ जो है भुजा की लंबाई आपका दिया गया था 405 पिकोमीटर। इसको जब सेंटीमीटर में हम लोग चेंज करेंगे तो इसको 10 का पावर यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है 10 का पावर -10 से इंटू कर देना, मतलब गुना कर देना है। फिर आगे डेंसिटी यहाँ पे देख सकते हैं ये भी दिया गया था, जो कि डेंसिटी D बराबर फॉर्मूला होता है। डेंसिटी यहाँ पे D का वैल्यू यहाँ पे आप लोगों को दिया गया था 2.70, यहाँ पे देख सकते हैं 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर आया था, इसीलिए हम लोगों ने पिकोमीटर को बेसिकली चेंज किया सेंटीमीटर में, ठीक है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे आप लोग को पता है, अभी ऊपर हम लोग देखे ही थे। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, Z चाहिए, M चाहिए, एक क्यूब चाहिए और Na चाहिए। अब जैसा कि यहाँ पे M का वैल्यू हमारा आएगा कहाँ से, क्योंकि ये एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का यहाँ पे आपको मोलर मास आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अब जो है हम लोगों को पता क्या क्या है, एज लेंथ हमको पता है, एवोगाड्रो नंबर पता है, मोलर मास हम लोग पता है और डेंसिटी पता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि Z का वैल्यू अगर आप पता कर लोगे तो उससे हमको पता चल जाएगा कि किस टाइप का यहाँ पे जो आपका यूनिट सेल प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है Z का वैल्यू निकालेंगे। तो Z का वैल्यू के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया कुछ इस तरीके से। Na आपका जो होता है एवोगाड्रो नंबर, जो कि क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था कि आपका जो एवोगाड्रो नंबर जो उसका संख्या होता है वो कितना होता है, 6.022 × 10 का पावर 23 होता है, ठीक है। अब मोलर मास यहाँ पे देख सकते हैं, मोलर मास अभी मैंने बताया कि कुछ इस तरीके से एल्युमिनियम का मोलर मास आपको लिखना है। तो एल्युमिनियम का मोलर मास होता है 27 ग्राम। अब सारा चीज़ हम लोगों को मिल गया। अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। जब वैल्यू कुछ इस तरीके से पुट करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप जो है बनाना है, यहाँ पे इसके हिसाब से डायरेक्ट आंसर नहीं करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से सारा चीज़ सॉल्व करते हुए आपको चलना है। अब यहाँ पे जैसा कि देख लीजिए Z का वैल्यू 4 आ गया, और Z का वैल्यू 4 हमारा किस में आता है, तो वो हमारा आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। इसलिए इन्होंने यहाँ पे देखिए यही चीज़ है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिखना, इसी वे में आपका स्टेप मार्किंग होता है और वहाँ पे आपको नंबर दिया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ को आपको अच्छे तरीके से लिखना होता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है कुछ इस तरीके से कि हैंस स्ट्रक्चर ऑफ एल्युमिनियम यूनिट सेल इज FCC और देख सकते हैं यहाँ पे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ पे आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग वाला यहाँ पे होगा अब, जो कि 5 मार्क्स में बेसिकली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सारा क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से है कि देख सकते हैं यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है पैरामैग्नेटिज्म में, डायमैग्नेटिज्म में, फेरोमैग्नेटिज्म में, ठीक है। तो इसके आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हिंदी में भी जो लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन को संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है अनुचुंबकत्व में, प्रतिचुंबक, लोह चुंबकत्व में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पैरामैग्नेटिज्म की बात करेंगे। तो एक ही स्लाइड में यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं। कहता है पैरामैग्नेटिज्म लिख दिया यहाँ पे, पैरामैग्नेटिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन मटेरियल, कुछ सर्टेन मटेरियल का जो प्रॉपर्टी होता है दैट वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि क्या होता है, वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से। कहता है द सब्सटेंसेज आर मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन, जो भी सब्सटेंस होता है वो मैग्नेटाइज होता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो भी किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। कहता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैज लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब भी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया जाता है तो वहाँ से उसका जो है मैग्नेटिज्म का जो है यहाँ पे देखने को मिलता है लूज हो जाता है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है। कहता है पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक और एक से ज़्यादा यहाँ पे जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके कारण यहाँ पे आपको पैरामैग्नेटिज्म देखने को मिलता है। आपका जो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऊपर की तरफ एरो आपका दिखाई देता है। यहाँ पे देख सकते हैं सारा जो आपका है वो सेम डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन, इसका सभी यहाँ पे सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो आगे यहाँ पे चलते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल दिया है O2 हो गया, Cu2+ हो गया, Fe3+ हो गया। तो कभी कभी यहाँ पे जो है इस एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा जो है पैरामैग्नेटिक है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन आता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फिर B नंबर यहाँ पे हो गया कुछ इस तरीके से डायामैग्नेटिज्म।
तो इसको देख लीजिए, डायामैग्नेटिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस दैट आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। डायामैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी होता है किसी भी सबस्टांस का, उसमें क्या होता है, वीकली रिपेल्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड से। दे आर मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यह क्या होता है कि इसमें जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। कहता है डायामैग्नेटिज्म इज शोन बाय दोज सबस्टांसेस विच हैव ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। डायामैग्नेटिज्म वैसे सबस्टांस दिखाते हैं जिसके पास जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका एलिमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। एक यहाँ पे आपको देख सकते हैं, एक नीचे दिखाया जा रहा है, तो एक ऊपर, फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको हटा देते हैं। फिर यहाँ पे जो है इसका एग्जाम्पल भी आपका दिया गया, H2O हो गया, NaCl हो गया, C6H6, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा। ये आपका डायामैग्नेटिज्म हो गया। अगला यहाँ पे देख सकते हैं फेरोमैग्नेटिज्म इन्होंने पूछा है, और ये चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है, इसको भी आप लोग पता होगा। क्वेश्चन बैंक जो लोग भी देखे होंगे, पहले जो क्वेश्चन आप बैंक आपका था जो आपने खरीदा है मार्केट से, वो चीज़ में लिखा गया होगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग कर लेना है। और यही सारे क्वेश्चन में आपका फिक्स है, फुल गारंटी है, इसमें से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसको आप लोग जो भी यहाँ पे क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है उसको आपको अच्छे तरीके से नोट्स बनाना है और प्रिपेयर करना है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो इसको समझते हैं। कहता है फेरोमैग्नेटिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सबस्टांस दैट आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिक उस टाइप के सबस्टांस होते हैं जिसमें प्रॉपर्टी उसका क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से। कहता है इट इज़ परमानेंट मैग्नेटिज्म, यह जो होता है परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है, विच शो मैग्नेटिज्म इवन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का अब्सेंस भी वहाँ पे अगर होगा फिर भी वह जो है मैग्नेटिज्म को शो करता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया। तो इस टाइप से आपको जो है आंसर करने होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी आ चुका है। हिंदी वाले भी यहाँ पे देख लीजिए, मैं थोड़ा सा दिखाई दे रहा हूँ अनुचुंबकत्व के बारे में। यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा गया, इसको आप लोग देख लीजिए। उदाहरण भी दिया गया है, प्रतिचुंबकत्व के बारे में यहाँ पे आप लोगों को बताना है। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण दिया गया है, लोह चुंबकत्व के बारे में बताना है। फिर आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कि है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 ये बेसिकली होगा, मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, क्योंकि अभी हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन किया, हाँ 27 किया। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे 28 आप लोगों को कर देना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा है, जो कि लॉन्ग न्यूमेरिकल यहाँ पे, इसको हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ इस तरीके से। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, मतलब BCC, सीधा सिंपल, Z बराबर यहाँ पे 2। देखिए ज़्यादातर आपका जो है BCC आएगा या तो FCC आएगा, ये चीज़ भी बता दे रहा हूँ। तो BCC के लिए Z का वैल्यू 2 होता है और FCC के लिए Z का वैल्यू कितना होता है, वेरी गुड, 4 होता है। तो कुछ इस तरीके से इन्हीं दो से देखने को लगभग मिलता है। कहता है एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, जो कि Z बराबर 2 होता है। द एज लेंथ ऑफ द सेल इज इतना मीटर, एज लेंथ मतलब ए आपका दिया गया है। एंड द डेंसिटी इज 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि अभी हमने पीछे देख लिया, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें अलग है। कैलकुलेट द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एंड आल्सो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द एलिमेंट। तो ऊपर में हम लोगों ने एक में देखा हम लोगों ने कि जो यूनिट सेल किस टाइप का, ये चीज़ देखा। एक में हम लोगों ने रेडियस कैलकुलेट करना देखा था। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास, जो कि m का भी वैल्यू आपको निकालना है और r का भी वैल्यू यहाँ पे आपको निकाल के बताना है। तो हिंदी वाले यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, इसको भी अभी आपका आंसर भी दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो भी चीज़ें दी गई है सारा यहाँ पे एक ही चीज़ में लिख दिया गया है। कहता है गिवन यहाँ पे दिया गया है एज लेंथ, जो कि भुजा की लंबाई a बराबर इतना मीटर दिया गया है। तो इसको सबसे पहले हम लोगों को सेंटीमीटर में चेंज करना है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि कुछ इस तरीके से इसका जो है घनत्व, जो कि डेंसिटी 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग जो है इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो जब सेंटीमीटर में इसको चेंज करेंगे, a बराबर इतना दिया है, तो 1.45 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आ जाएगा। मीटर को चेंज करेंगे तो 10 का पावर जो -10 है वो चेंज होकर कितना आ जाएगा, 10 का पावर -8। अब यहाँ पे देख सकते हैं फॉर BCC के लिए Z का वैल्यू 2 मैंने पहले ही बता दिया।
यहाँ पे एटॉमिक मास जो है m का वैल्यू आपको निकालना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर आपका रेडियस r का वैल्यू, सारा चीज़ मैंने ऊपर समझा ही दिया। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे डेंसिटी वाला। डेंसिटी इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला होता है z इंटू एम ए क्यू अपॉन में ए क्यू इंटू एन ए। तो यहाँ से हमको रीअरेंज करना है, m का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो m बराबर लिखेंगे d इंटू ए क्यूब इंटू एन ए बटा जेड। अब यहाँ पे सारा जो है वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे और कुछ इस तरीके से पुट करने के बाद सारा यहाँ पे आपका जो है वैल्यू निकलेगा, वो कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आपका जो m का वैल्यू आ जाएगा जो कि एटॉमिक मास का, वो आपका आ जाएगा 17.66 ग्राम। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा BCC होता है उसके लिए रेडियस होता है r बराबर √3a/4। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, a का वैल्यू पुट कर देना है, जो कि a का वैल्यू कुछ इस तरीके से आपका दिया गया है। √3 तो फॉर्मूला से आएगा, a का वैल्यू हम लोगों ने ऊपर में देखा 1.45 इंटू 10⁻⁻10 जो कि मीटर में दिया गया था, और अपॉन में 4 यहाँ पे फॉर्मूला से ही आया। तो ओवरऑल इसका हम लोग जब निकालें तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे निकाला 0.627 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको जब सॉल्व किए तो 62.7, क्योंकि ये पॉइंट आपका जो है कहाँ पे गया, इधर गया है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से -2 यहाँ पे बढ़ जाएगा कुछ इस तरीके से, और ओवरऑल आपका जो है आंसर r का वैल्यू 62.7 यहाँ पे हम लोगों ने पिकोमीटर, क्योंकि मीटर में था और वहाँ पे पिकोमीटर में हम लोगों ने चेंज किया था, तो पिकोमीटर में बेसिकली यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। अब आगे और हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो ठीक है, क्वेश्चन आगे तो अब दिया नहीं गया है, लगभग 28 क्वेश्चन ये फर्स्ट चैप्टर में इन्होंने यहाँ पे दिया था, और इससे यहाँ पे गारंटीड है 100%, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। तो जो लोग यहाँ पे इस चीज़ को देख लिए अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए और सारा याद अभी से ही कर लीजिए, क्योंकि अब टाइम भी बहुत कम धीरे धीरे आपका होता जा रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा है, चैप्टर नंबर 2 में। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। और इसका PDF आप लोग को कहाँ से डाउनलोड करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग, जो चैनल के नाम से यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से टेलीग्राम में आपको सर्च करना है NChemix, और इस तरीके से लिखना है, ठीक है, NChemix आप लोग लिखिएगा तो वहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा इसका PDF भी। तो आप लोग पहले से भी इसको रेडी रख सकते हैं, बस जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको आप आके देख सकते हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और चलिए नेक्स्ट चैप्टर के साथ यहाँ पे आप लोगों के साथ फिर से मिलते हैं बहुत ही जल्द।